हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। हम लोग माधव निदान जो सीरीज़ था उसमें चैप्टर नंबर 5 पे आ जाते हैं। इसका नाम है अर्सो निदानम, है ना, डायग्नोसिस ऑफ अर्स। तो सबसे पहले जो श्लोक दिया गया है वो दिया है अर्स भेद। क्या है? पृथक दोषः समस्तेश्य शोणितात सहजानी चा अर्सानी 60 प्रकारानि विद्यात गुद बलि त्रय। तो यहाँ देखो इन्होंने दो चीज़ें बताई हैं कि गुद बलि के बारे में बताया गया है जो 3 होती हैं, और 6 प्रकार के अर्स बताए। कौन कौन से? वातच पृथक यानी वातच पित्तच कफच, एक सन्निपातच, एक शोणित और एक सहज अर्स। ठीक है। अब यदि हम चूँकि आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो देखे होंगे, तो हम लोग जो मॉडर्न कोरिलेशन है वो साथ में लेकर चलते हैं ताकि हम लोगों का जो डायग्नोसिस है वो ज़्यादा प्रॉपर हो। अब जो पेशेंट आते हैं आपके पास क्लिनिकली आते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मॉडर्न साइंस से ही बनते हैं, है ना। तो यदि हम इस कॉन्सेप्ट पे बात करें, मॉडर्न साइंस के प्रेजेंट टाइम के कॉन्सेप्ट पे, तो जो हीमोरॉइड्स हैं, वो बेसिकली क्लासिफाइड होते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल टाइप से। एक्सटर्नल हीमोरॉइड कौन से होते हैं? जो एनल रीजन की डेंटेड लाइन होती है उसके यदि बिलो है, ठीक है, उसके यदि बिलो हैं तो क्या है? एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स कहलाते हैं। यदि डेंटेड लाइन के अबव होते हैं, ऊपर होते हैं, तो वो इंटरनल पाइल्स कहलाती है ना। ये तो आपने नॉर्मली सुना होगा। दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा होता है? प्रोट्रूशन ऑफ हीमोरॉइड मास आउटसाइड द एनल एंड नेचर ऑफ द रिडक्शन। जो हीमोरॉइड मास है उसको वो कितना बाहर निकल रहा है और उसका नेचर क्या है, उस हिसाब से 1st डिग्री, 2nd, 3rd एंड 4th डिग्री, इस टाइप के 4 क्लासिफिकेशन और होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है प्राइमरी और सेकेंडरी हीमोरॉइड्स अलग माने गए हैं। प्राइमरी मतलब जो डिसेंट होते हैं, और सेकेंडरी मतलब जो किसी और डिसीज़ के कारण होते हैं, जैसे कई बार प्रेगनेंसी में भी हीमोरॉइड्स आते हैं। अर्स डज नॉट मीन ओनली हीमोरॉइड्स बट ऑल्सो कंप्राइज ऑफ द मेनी आउटग्रोथ्स। ठीक है, मतलब जो अर्स हैं वो सिर्फ हीमोरॉइड अकेले को नहीं बताया, जितनी और भी आउटग्रोथ्स होती हैं एनल रीजन के आसपास, एनल पॉलिप हो, एनल वॉट्स हो, कैंडिलोमा हो, पेपिलोमा हो, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ हो, वो सब अर्स में इंक्लूड कर दी गई है। ठीक है। दूसरे श्लोक पे आइए। देखिए, इससे पहले ना 3 प्रकार की बलियों के बारे में जो बात की गई थी, है ना, ये सभी को पता है, आई होप सो। सुश्रुत निदान स्थान में बताई गई हैं 3 प्रकार की बलियाँ। कौन कौन सी? प्रवाहिनी, विसर्जनी और संवर्णी। प्रवाहिनी कितने अंगुल की होती है? 1.5 अंगुल की होती है। विसर्जनी भी 1.5 अंगुल की होती है, और जो संवर्णी होती है वो 1 अंगुल की होती है। ठीक है। और इनके अतिरिक्त जो गुदोष्ठ होता है वो कितना होता है? आधा अंगुल का होता है। तो ये एनाटॉमी बताई है आपकी गुद की, रेक्टम की। किसने? सुश्रुत ने। और टोटल कितने अंगुल का रेक्टम बताया है? 4.5 अंगुल का, है ना। सबसे पहले ये ऊपर से नीचे की ओर होगी, मतलब सबसे अंदर कौन सी होगी? ऊपर से नीचे, और फिर इसके नीचे क्या जाएगा? एनस आ जाएगा अपना। ठीक है। PVC करके याद कर लिएगा। प्रवाहनी, विसर्जनी और संवहनी। ठीक है। और सुश्रुत ने इसका यदि रचना की बात की जाए तो सुश्रुत ने रचना के बारे में क्या कहा है? गज तालु निभम, है ना, गज तालु निभम बताया है। शंखा आवृत के समान बताया है। ठीक है। और ये 3 बल्लियाँ बताई। रोमांते यव आद्यो, यव के समान यव जो आधा यव होता है उतनी रोमराजी होती है। ठीक है। तो ये एनस का इन्होंने पूरी एनाटॉमी बताइए। अब जो ये वाला श्लोक है इसमें क्या डिस्कस किया गया है? इसमें बताई गई है संप्राप्ति किसकी? अर्स की। दोस्त त्वक मास मेदांसी संदुष्यम विविधा आकृतिनाम मास अंकुरान आपांदव कुर्वंता अर्सासनी तजगुहु। ठीक, क्या बोल रहे हैं कि जो वातादि दोष हैं वो किस में इकट्ठे होंगे? वातादि दोष त्वचा में, मांस में और मेद में। तो ये क्या होगा? इसके दूष्य हो गए, है ना। दूषित करके क्या करते हैं? विविध आकृति नाम, विविध आकृति जैसे गुदा, नासिका आदि में क्या उत्पन्न करते हैं? मासा अंकुर उत्पन्न कर देते हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं? अर्स बोलते हैं। ठीक है।
तो यहाँ जो डिस्कस किया गया है ये सिंपल संप्राप्ति दी गई है आपकी सुश्रुत ने। अब यदि इसका मॉडर्न पैथोलॉजी देखें तो जो आउटग्रोथ होती हैं उन्हें हीमोरॉइड्स बोलते हैं, पॉलिप बोलते हैं, वॉट्स बोलते हैं, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ, ये सब आउटग्रोथ में आ जाती है ना। और इन्हीं के कॉजेटिव फैक्टर, साइट, नेचर और जो भी टिश्यू इन्वॉल्व हैं उसके अकॉर्डिंग इनका नाम रखा जाता है। जैसे कि यदि हम हीमोरॉइड्स की बात करें तो ये क्या होता है, एक वास्कुलर स्ट्रक्चर होता है एनर कैनल का, जो नॉर्मल स्टेट में स्टूल कंट्रोल में हेल्प करता है। पर ये कब डिसीज़ बन जाता है, जब ये सोलोन और इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो ये डिसीज़ बन जाता है। तो क्या यदि इंटरनल पाइल्स कैसे होते हैं, है ना, यदि इंटरनल सोलो हुआ है तो इंटरनल पाइल्स हो जाएगा, यदि वो प्रोट्यूशन हो रहा है, वो बाहर फील हो रहा है तो वो एक्सटर्नल हीमोरॉइड्स हो जाएगा। इंटरनल और एक्सटर्नल में जो मेन डिफरेंस होता है, जो इंटरनल पाइल्स होते हैं वो पेनलेस होंगे और उसमें ब्लीडिंग होगी जब वो डिफिकेशन करेगा, और एक्सटर्नल पाइल्स क्या होते हैं, इसमें पेन भी प्रेजेंट रहेगा और स्वेलिंग भी प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। और यदि हम हीमोरॉइड्स के कॉज की बात करें तो जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है मॉडर्न के अनुसार, पर कुछ फैक्टर हैं जो उसको बढ़ाते हैं या ये फैक्टर उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। जो क्या करते हैं, इन फैक्टर्स के कारण क्या होता है, एब्डोमिनल प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, जिसके कारण जो ग्रोथ है, जो आउट ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। तो क्या फैक्टर है, जैसे बवल हैबिट होना, कॉन्स्टिपेशन रहना, बहुत लंबे समय तक डायरिया रहना, लंबे समय तक टॉयलेट में बैठने की आदत होना, प्रेगनेंसी में भी कई बार होता है, ओबेसिटी में, हाइपरटेंशन में, डायबिटीज़ में और रेडिएशन में, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है। अब हमने पहले बात की थी कि हीमोरॉइड्स भी होते हैं, पॉलिप्स भी होते हैं, एनल कैनल में वाट्स भी होते हैं। तो अब हम पॉलिप्स की बात करें तो यूजुअली पॉलिप्स सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, चिल्ड्रंस में पाए जाते हैं। ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। पॉलिप्स की डेफिनेशन की बात करें तो स्मॉल क्लोनिक म्यूकोसा जो होती है, जो कॉलोन की म्यूकोसा होती है, उसके टिश्यूज़ में जो स्मॉल ग्रोथ होती है उन्हें पॉलिप्स बोलते हैं। यूजुअली हाइपरप्लास्टिक होते हैं और मैलिग्नेंट टाइप होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, रेक्टम में पाए जाते हैं, पर जो एनस होता है उसके थ्रू ये प्रोट्यूट होते हैं, उसके थ्रू ये बाहर आते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये ब्लडिंग करेंगे। जैसे ही बच्चा लेट्रिन जाता है तो उसको वहाँ से क्या होता है, ब्लडिंग होती है, ठीक है। एक और टर्म होती है एनल बार्ट्स। एनल बार्ट्स क्या होते हैं, जो स्किन टिश्यूज़ में यदि कोई वायरल इन्फेक्शन के कारण कोई आउट ग्रोथ हो तो उसको क्या बोलेंगे, एनल बार्ट्स बोलेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक क्या होता है, न्यूप्लास्टिक ग्रोथ। न्यूप्लास्टिक ग्रोथ वही होती है, मे बी बेनाइन हो सकती है, मैलिग्नेंट होती है, जैसी अदर न्यूप्लास्टिक ग्रोथ अपने अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पाई जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। अब इस श्लोक में क्या बताया गया है, वातज अर्श के बारे में। अब जो टाइप ऑफ अर्श बताए थे 6, अब उसको एक एक उठा के बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो बताया गया है वातज अर्श। वातज अर्श में क्या बोला है, कसाय कटु तिक्तानि रूक्ष शीत लघुरानी चा प्रमितासन अल्पासन तीक्ष्णम मध्यम मैथुन सेवनम लंघनम देश कालो चा सीता व्यायाम कर्म चा शोको वात आतप स्पर्शो हेतु वातर्सनाम मतः। यहाँ जो वातर्स के बारे में बताया गया है कि कसेले, कटु, तिक्त, रूक्ष, शीत, समय बीत जाने पर भोजन करना, प्रमितासन मतलब एक ही टाइप का भोजन करते रहना, तीक्ष्ण भोजन करना, मद्यपान अधिक करना, अत्यधिक मैथुन करना, लंघन करना बहुत समय तक, शीतकाल, शीत देश में रहना, शीतकाल में रहना, ठीक है, व्यायाम बहुत अधिक करना, शोक करना, वायु और धूप का स्पर्श, ये सब क्या बताए गए हैं, वातज अर्श के हेतु बताए गए हैं या निदान बताया गया। तो एक चीज़ याद रखना, शीतकाल का बहुत इसमें बात की गई है ना, क्योंकि वात का एक गुण क्या बताया गया है, शीतम लघु रूक्षम, शीत भी लघु, तो शीतकाल क्या होता है, वात को बढ़ाता भी है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो बताया गया है पित्तज अर्श के हेतु। नेक्स्ट श्लोक में क्या बताया गया है, पित्तज अर्श का हेतु। इसमें क्या बोलते हैं, कटु अम्ल लवणों उष्णानी व्यायाम आज्ञ आतप, ठीक है, आज्ञ आतप प्रभा देश काल शिशिरो क्रोधो मध्यम असूनम विदाही तीक्ष्ण उष्णम च सर्वम पान अन्य भेषजम पित्तोर उल्लवनाम विज्ञा प्रकोपो हेतु अर्सनाम। यहाँ जो पित्त के अर्श के हेतु क्या बताए गए हैं, कटु अम्ल लवण उष्ण पदार्थों का सेवन, व्यायाम, अग्नि आतप का सेवन, उष्ण देशकाल,
का सेवन, क्रोध करना, मद्यपान करना, मध्य दोनों का हेतु बताया गया है, वातजर्स का भी और पित्तजर्स का भी। ईर्ष्या करना, विदाह, तीक्ष्णता, उष्ण, गुरु भूयिष्ठ, अन्नपान का सेवन करना, इन्हीं गुरु औषध का भी सेवन करना। ठीक है, देखो भेषजम, कई बार गर्म दवाइयों से भी आपको अर्श होने की संभावना होती है। ठीक है, तो ये पित्तजर्स के कारण बताए गए। नेक्स्ट क्या बताया गया है, नेक्स्ट में ऑफकोर्स कफाजर्स के बारे में बात की गई है। मधुर स्निग्ध शीतानी लवण अम्ल गुरुआनी चा आव्यायामो दिवा स्वप्न सय्या आसन सुखे रति प्रवाक वात सेवा शीतो चा देश काल विचिंतनम श्लेष्मानाम समुष्टितम कारणम अर्सानाम। क्या, मधुर स्निग्ध शीतल लवण अम्ल गुरु पदार्थ का सेवन, व्यायाम का सर्वथा परित्याग, अव्यायाम, ठीक है, किसी भी प्रकार का व्यायाम नहीं करना, दिवा स्वप्न, सैया आसन सुखे, हमेशा अच्छे बिस्तर पर बैठना, लेते रहने की आदत करना। देखो अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती है ना, ये तो आराम करना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। प्रवाक सेवन, ठीक है, पूर्वी वायु का सेवन, याद रखना कौन सी वायु बताई है, पूर्वी वायु, क्योंकि ये कफ प्रकोपक होती है। शीत देश काल में रहना, सदा निश्चिंत होकर, अवचिंतनम, एक बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो अवचिंतनम किसका कारण है, सदा निश्चित होकर रहना, कोई दिक्कत नहीं है, चिल बिल्कुल रहना, तो ये क्या है, कफाजर्स के कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या श्लोक बताया है, नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है द्वंद्वजर्स के कारण, हेतु लक्षण संसर्ग विध्यात दोनों, मतलब दोनों के यदि दो दोषों के प्रकोपक लक्षण मिल रहे हैं तो द्वंद्वजर्स होगा। सर्व हेतु त्रिदोषा नाम सहज लक्षणम समम, वातज आदि के जो पृथक पृथक हेतु कहे गए यदि वो सब मिल गए हैं तो त्रिदोषा जर्स हो जाएगा। ठीक है, और सहज अर्स भी उसी के समान होता है। ठीक, अगला देखो, अब हम पहले बात कर लेते हैं कि जो वातज पित्तज कफज सन्निपातज, ये जो अर्स हैं ये किससे, मॉडर्न से किससे कोरिलेट होते हैं। तो देखो वातज अर्स के जो हेतु बताए गए हैं, जो लक्षण बताए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो जो सिम्टम है ना, वो किससे है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ द अर्स और अर्स से, अर्स के ही जो कॉम्प्लिकेशन है ना वही वातजर्स बन सकते हैं, मतलब पित्तजर्स कन्वर्ट हो सकता है वातजर्स में। इसके अलावा जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, थ्रम्बोसाइट है, उन सब के कारण जो अर्स होता है वो वातजर्स में आएगा। पित्तजर्स में क्या जाएगा, पित्तजर्स में जाएगा जो डाइट के कारण जो अर्स होते हैं, है ना, डाइट के कारण जो अर्स होंगे, जो सेकेंडरी हीमोरॉइड होते हैं वो सब किस में जाएंगे, सेकेंडरी हीमोरॉइड होते हैं वो सब किस में जाएंगे, पित्तज में जाते हैं। कफ वाले किस में आते हैं, कफ वाले आते हैं कि जो लोअर एब्डोमन और पेल्विक अफेक्टेड होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं वो हीमोरॉइड, मतलब जो लोअर एब्डोमन को जो अफेक्ट करते हैं वो सब कफाजर्स में जाएंगे। जैसे डिसीज़ ऑफ प्रोस्टेट के कारण, यूरिनरी ब्लैडर के कारण, यूट्रस, रेक्टम, कोलोन, इन सब के जो अर्स जाएंगे वो किस में जाएंगे, आपके कफाजर्स से रिलेट करते हैं। त्रिदोषज अर्स जो बात किया गया है ना वो कॉम्प्लेक्स सिम्टम होते हैं इसके, और ये इंडिकेट करता है जो प्राइमरी बेनाइन नेचर का मास होता है जो वापस जो कॉम्प्लिकेट हो जाता है किससे, अल्सर से या सेकेंडरी इन्फेक्शन से या मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, वो सब किस में हो जाता है, आपका त्रिदोषज अर्स में आता है। ठीक है, अब जो अर्स अब जो शुरू हो रहा है ना श्लोक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से शुरू हो रहे हैं लक्षण। आयुर्वेद अनुसार वातजर्स के क्या लक्षण है, पित्तजर्स के क्या लक्षण है, कफजर्स से क्या लक्षण, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो। ठीक, तो पहला आ जाता है वातज का, गुद अंकुरा बहनी अनिला शुष्क पश्चिम चिमान्वितः मलानाम स्याव अरुण स्तंभतः विशद पारुस खर। क्या बोल रहे हैं, जो गुद अंकुर होंगे वो कैसे रहेंगे, गुद अंकुला जो अग्नि से उत्पन्न होते हैं वो सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे। ठीक है, ये मैं इसलिए क्योंकि जब आपके पास अर्स के जो सबसे ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो वो अर्स के आते हैं, तो आपको उनसे ही सिम्टम पूछने हैं। ठीक है, स्राव रहित रहेंगे, कोई उनसे डिस्चार्ज नहीं होगा। सबसे पहले तो क्या रहेंगे, स्राव रहित रहेंगे। चुनचुनाहट युक्त, थोड़ी चिनमिनी, ऐसा लगेगा जैसे चींटी सी काट रही हो, या चुनचुनाहट आप समझते हैं, चिनमिनी बोलते हैं जिसको, तो चिमचिमाहट रहेगी उसमें। ठीक है, मलान मुरझाए हुए मटमेले से रहेंगे, हल्के से कैसे रहेंगे, काले रहेंगे या अरुण वर्ण के रहेंगे, आपको ये देखना पड़ेगा ना उनको। स्तब्ध कठिन रहेंगे, परस्पर क्या रहेंगे, पृथक रहेंगे, विशद रहेंगे। ठीक है, खर रहेंगे,
खुरदुरे रहेंगे, ठीक है। विदृश्यः वक्रम तीक्ष्ण विस्फुटनाम बिंबी खजूर, ये इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पीएससी के। करकंडू कपासी फल सन्निभ्रा, कैसे रहेंगे, एक दूसरे से भिन्न रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, एक मसा अलग रहेगा, एक मसा अलग रहेगा, टेढ़े रहेंगे थोड़े से। सूक्ष्म अग्र, अग्र जो रहेगा ना वो सूक्ष्म रहेगा, इस टाइप से रहेगा, है ना। ऊपर से कैसा रहेगा, फटा हुआ सा रहेगा। और आकृति में किसके समान होंगे, बिंबी, खजूर, बेर, कपास के फल के समान होते हैं, ठीक है। बेर का फल कैसा रहता है, ऐसा होता है, ये होता है बेर, है ना। तो इसी टाइप का रहेगा वो, ठीक है। केश्चित कदम पुष्पाभा केश्चित सिद्धार्थ, कुछ जो रहेंगे वो कदम्ब पुष्प के समान मोटे भी रहेंगे, कुछ सर्पस के समान सूक्ष्म भी रहेंगे। सिरा पार्श्व कटु बक्षण अधिक व्यथा, कहाँ, सिर में, पार्श्व में, कटी में, जंघा में, बक्षण में क्या रहेगी, बहुत अधिक पीड़ा रहेगी। ये तो आपको लोकल सिम्टम बताए उन्होंने कि जब आप उसको देखोगे, इंस्पेक्शन करोगे तो कैसे देखेंगे। ये क्या, उसके साइन, उनके सिम्टम बताएं जो पेशेंट से पूछना है आपको, कहाँ दर्द तो नहीं होता है। इसके अलावा वो बताएगा नहीं नहीं मुझे सर में भी दर्द होता है, पीठ में भी दर्द होता है, ठीक है। छींके भी आती है, किसी को डकारें आएंगी, विष्ठभ, मला अवरोध रहेगा। तो कहाँ थे हम लोग, छवथू ना, छवथू हो सकता है, उद्गार हो सकता है, विष्ठम्भ होता है ना। मला अवरोध, हृदय ग्रह, हृदय में क्या हो जाएगी, अचानक से पीड़ा होगी, विष्ठम्भ यानी मला अवरोध होता है। आरोचक हो सकता है, अरोचक होता है। काश श्वास अग्निवेशम में बताया गया है। कर्णनाद, ये इंपॉर्टेंट है कि कर्णनाद जो है वो वाताजर्स का लक्षण बताया गया है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। भ्रम, भ्रम होता है, ठीक है। उसके बाद ते आर्तो ग्रंथिम तोकम सा शब्दम सा प्रवाहिकाम रुक फेन पिच्छिल अनुगतम विबुद्धे उपदेश्यते। क्या बोल रहे हैं कि इन लक्षणों से पीड़ित प्राणी कैसा हो जाता है, पाषाणवत गांठदार मात्रा में अल्प फेन युक्त पिच्छा के युक्त मल का त्याग करता है। यहाँ क्या बताया गया है, मल बताया गया है कि मल कैसा आएगा, ठीक है। रोगी के क्या हो जाएंगे, त्वचा, नख, व्रण, मूत्र, नेत्र सभी कैसे हो जाते हैं, कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं। गुल्म, पीलियो, अस्थिला संभवता, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वाताहर्ष से पीड़ित जो रोगी रहेगा वो कैसा रहेगा, गुल्म, पीड़िया, उदरलोक और जो अस्थिला इससे पीड़ित हो सकता है, मतलब ये रोग उसको होने की संभावना है, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका वाताजर्स। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पित्ताजर्स और बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।